नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बीमारू राज्य बिहार को बेहतर राज्य बनाने का सपना दिखाने वाले प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले तो बड़ा बड़ा सपना उन्होंने बिहार वासियों को दिखाया, बिहार के युवाओं को दिखाया, और अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार चुनाव में अब वो कॉन्टेस्ट करने वाले नहीं, यानी वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, तो सियासी जो गलियारा है उनमें हलचल बढ़ चुकी है और इसी को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है कि आखिर क्या प्रशांत किशोर हार की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनका बयान आया उसको पहले आपको सुनवाते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर क्या कुछ माजरा है और प्रशांत किशोर क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। पहले ही बाइट सुन लीजिए आप, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी भूपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनका ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता। तो आपने सुना प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। चुनाव ना लड़ने के पीछे उन्होंने अपने रीजंस बताए। इस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए विस्तार से हमारे सहयोगी भुवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको कैसे विधानसभा पहुंचाया जाए। तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर आखिर जो बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे थे बिहार वासियों को और अचानक से ये फैसला लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, सबसे पहले प्रशांत किशोर से ही शुरुआत करते हैं, उनकी अपनी उम्मीदवारी से शुरुआत करते हैं, जिसको लेकर दावेदारी वो कर रहे थे। राघोपुर सीट जिसका जिक्र आ रहा था, जो कि लालू प्रसाद यादव या कह लीजिए तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट है, वहां से वो दावा कर रहे थे। लेकिन अपने कदम पीछे लेना, ये सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा संदेश है बिहार की राजनीति में। आज के वक्त में जो बात कर रहे थे वैकल्पिक राजनीति की, कि हम बदलाव लाएंगे, बिहार बदलाव यात्रा उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो शुरू की थी, और उसी के आधार पर ही वो लोगों से जुड़ने की और अपने साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और बिहार में पहली बार ऐसा प्रयोग उन्होंने किया, पहला प्रयोग बिहार में हुआ कि 21,000 रुपए देकर उम्मीदवारी देने की कोशिश जो है वो शुरू की गई थी। वो अलग बात है कि 12,000 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन 1,500 लोगों ने ही इसका शुल्क जमा किया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मोटिव लेकर चले थे जी प्रशांत किशोर, उस मोटिव में उनके अपने ही कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ते नजर आए, और उनके चेहरे पर, उनके बयानों में हमें हताशा साफ नजर आ रही है। और जैसा कि वो शुरुआत से कह रहे थे कि मैं मौजूदा सत्ता, मौजूदा राजनीति, जो मुख्य धारा की राजनीति है, मौजूदा राजनीतिक परिपाटी है, उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब जब समर शुरू हुआ है तो उस समर में कहीं ना कहीं अकेले और अलग थलग नजर आ रहे हैं। उनके अपने ही उनके साथ नहीं खड़े, और उनकी जमीन कहीं ना कहीं जिसको वो उम्मीद कर रहे थे विस्तार लेगी, बढ़ेगी, वो सिमट कर रह गई है। और इसी वजह से ये रोल बैक किया। अब इस फैसले को वो कहीं ना कहीं कवर अप करने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि बिहार में धन बल की राजनीति है, बाहुबल की राजनीति है। चाहे वो सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हों, उनके बारे में बता रहे हों, हमने बयान में सुना। तो ये सब आप सिर्फ एक तरीके से हम कहें कि
खाली बयानों का एक सिलसिला है जो अब चल रहा है और धरातल पर अब कुछ करने के लिए रह नहीं गया है। बदलाव की बात कर रहे थे लेकिन खुद बदल गए प्रशांत किशोर। लेकिन सर, जैसा कि स्टार्टिंग से जब हम देख रहे थे पद यात्रा करे, 3 साल का जो लंबा सफर बिहार में उन्होंने व्यतीत किया और कह रहे हैं कि अगले हम 10 साल तक बिहार की ही राजनीति करने वाले हैं। ऐसे बीच में स्टार्टिंग में लगा कि प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के जो मुखिया हैं इस समय में, उनको चैलेंज कर रहे थे और अचानक से बैक स्टेप करना, आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये हार का डर तो नहीं है उनके सामने? क्योंकि उनका कैरियर रहा है जो वो जिताते आए हैं लोगों को चुनाव, रणनीतियां बनाते आए हैं और उसमें सफलता ज्यादातर मिली है। बिल्कुल, बड़ा ही दिलचस्प पहलू आपने उठाया। हम जब प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो नेता तो वो अभी अभी हुए हैं जी, उससे पहले वो चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों को चुनाव लड़ाने वाला जब खुद मैदान पर उतरता है तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो भी उसी पैमाने पर जनता उसको आके हाँ, आप पर्दे के पीछे क्या खेल खेल रहे हैं वो अलग है, लेकिन पर्दे के आगे जब आने की बात होती है, जब आप खुद कलाकार के तौर पर सामने होते हैं तो जनता आपको जज करती है और यहां जज करने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। ऐसा क्यों किया ये तो एक सवाल है, लेकिन ये सवाल दोयम दर्जे का है जी। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो लोग उनके साथ जुड़े थे वो किस किस तरह के लोग थे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े थे, जो लोग वाकई में चाहते थे कि बदलाव आए, हम बिहार में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो राजनीति परिवारवाद का कंबल ओढ़े थी, उस कंबल को हटा करके हम एक नई सियासी विरासत की शुरुआत कर जो मुंबई में थे। एक कैसे से मैं करना चाहता हूं, मार्केटिंग प्रोफेशनल और मुंबई में काम कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी, मीडिया वेबसाइट के हवाले से जानकारी उनसे जुड़ी हुई आ रही है कि उन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी थी और फुलपारस विधानसभा है बिल्कुल से चुनाव लड़ने आए थे। उनका खुद ये कहना है कि मैं प्रशांत किशोर की बातों से काफी प्रभावित हुआ था और अपने गांव में रहकर जनवरी से काम करना मैंने शुरू किया। जन स्वराज में हमें टास्क दिए, चाहे वो 5000 सदस्य बनाना हो, 5 बड़ी सभा करना हो या परिवार लाभ कार्ड बनाना, सब कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। ऐसा आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल। हमने प्रशांत किशोर के लिए सब कुछ किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो ये एक मनोज मिश्रा का ही दर्द नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ जुड़े हुए थे, न सिर्फ बिहार से बल्कि बिहार के लोग जो प्रवास करके अलग अलग जगह चले गए, वो लोग अपने घर वापस आ रहे थे या वो लोग अपने घर के लिए, अपने घर अपने राज्य के लिए बदलाव हो ऐसी कोशिश में अपना योगदान दे रहे थे, चाहे श्रम बल हो चाहे जंगल हो, किसी भी तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। उनको भी एक बड़ा झटका लगा है और प्रशांत किशोर अब ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट होना एक बात है और चुनाव लड़ने जब खुद आप मैदान में उतरते हैं तो वो दूसरी बात है और वहां पर लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल है। प्रशांत किशोर हमेशा से जिक्र करते आए हैं कि इस बार जो है अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए आप वोट कीजिए, उनके विकास के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। वो कुछ वादा अरविंद केजरीवाल सा मिलता जुलता आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या लगता है कि क्योंकि कुछ लोगों का कहना है जो काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि लगभग इनका वादा जो है अरविंद केजरीवाल जैसा है, सपने बड़े बड़े दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई में प्रशांत किशोर लगता है कि क्योंकि देखिए राजनीति में केजरीवाल सफल हो गए, लेकिन चुनाव लड़े हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो मसीहा हैं जन स्वराज के वही जब बैक स्टेप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके सपने पे भरोसा कर पाएगी जनता? बिल्कुल, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बात कही थी प्रशांत किशोर ने कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये एक लाइन जो सेंटिमेंटल थी जिससे काफी लोग अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ। बिल्कुल, लेकिन अब जब गुब्बारे की हवा निकली है तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों को समझ आ गया कि ये फिल्मी लाइन है, ये बड़े पर्दे पर ये अच्छी लगती है। कोई वास्ता नहीं। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, जिस तरीके के वादे कर रहे हैं, बिहार को कह रहे हैं कि बीमारू राज्य है, जिस तरीके से काले चिट्ठे खोल रहे हैं, आरजेडी क्या हो या बीजेपी के नेता हो उनके चिट्ठे खोल रहे हैं, आपको लगता है कि जनता भरोसा कर लेगी, जाति से बाहर निकल के प्रशांत किशोर के वादों पर भरोसा करेगी और इस बार एक जो तीसरा विकल्प जो बिहार में तैयार हुआ है उसको मौका देगी? आपको क्या नजर आ रहा है इतने दिन से, क्योंकि टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, हर जगह भरमार है प्रशांत किशोर के इंटरव्यू का, आपको क्या कुछ निष्कर्ष समझ में आ रहा है इन इंटरव्यू के माध्यम से जो बिहार की जनता से कनेक्ट होना चाह रहे हैं? आपको लगता है समझ पाएगी जनता जाति से बाहर निकल के? जो थोड़ी बहुत भी राजनीति की
समझ रखते हैं या खबरों को देखते पढ़ते हैं सुनते हैं जी, वो बिहार की पॉलिटिक्स को ऊपर से जानते हैं। बिल्कुल और जो लोग बिहार के हैं वो तो विशुद्ध रूप से हकीकत से वाकिफ हैं बिल्कुल कि राजनीतिक जड़ें किस तरह से सामाजिक जातिगत ताने बाने में उलझी हुई है, लिपटी हुई है आपस में, उनको सुलझा पाना, हटा पाना, है ना, उनको दूर कर पाना जी। बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल। और एक दिन का काम नहीं, 1 साल का 5 साल का काम नहीं है, हाँ बरसों बरस लग जाते हैं किसी भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो बिहार का जो चुनावी समीकरण है, चुनावी जो बिहार का चुनावी गणित है जी। वो जातिगत और सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी इसको हम शामिल कर लें, उनमें उलझा हुआ है, गुथा हुआ है। तो उसको सुलझाने की कोशिश करने के बजाय एक बदलाव की बात कह करके आप सिर्फ मैदान में आ जाए, इतना भर काफी नहीं है। अब मुझे लगता है प्रशांत किशोर अच्छे से समझ चुके हैं तो उनको सामाजिक संगठन जमीन पर बैठ करके संगठन पर काम करना होगा, संगठन को तैयार करना होगा, मैनेजमेंट जाना होगा और अपनी जो लिमिटेशन है जी। उसको भी पहचानना होगा। सिर्फ 243 सीटों पर अपनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर देने भर से आप बिहार को जीते जाए। आपकी मीडिया में क्या छवि है वो मैं फिर दोहरा रहा हूं। सर, मीडिया में तो छवि उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस तरीके से बिहार को लेकर सपना दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात कोई भी प्रभावित हो जाएगा एक बार उनका इंटरव्यू देखेगा तो। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ऐसा हर बार नहीं होता, हर बार क्या, देखिए मास लीडर बनने में बहुत समय लगता है जी, मास लीडर कैसे बनते हैं ये प्रशांत किशोर को पता है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल, बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, बनते कैसे ये शायद उनको नहीं पता। अच्छा, बनाया कैसे जाना है, उन्होंने मोदी की छवि गढ़ी, बिल्कुल, उन्होंने ममता बनर्जी की छवि गढ़ी, हम हाँ। अच्छे से जानते हैं नीतीश बाबू की छवि गढ़ी, हाँ बिहार के नीतीश बाबू, हाँ, हाँ। के खिलाफ वो ताल उतरे। बिल्कुल। तो कैसे बनाना है पर्दे के पीछे ये काम वो बखूबी जानते हैं। बिल्कुल। और वो 1 साल 2 साल में नहीं जानते, इस तरह से उन्होंने इस काम को करने में महारत हासिल की, जी, अपने आप को गुत्था मंझा, वो 1 साल 2 साल में नहीं, उनको भी कई साल लगे। सर एक वादे को लेकर हम जिक्र करना चाहते हैं और आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिहार के युवाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उनको जॉब दिलाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उनके वादों की पहली लिस्ट में पहले नंबर पर दारू पिलाना सबको आ गया है कि भाई दारू पिलाएंगे आपको, पहली हमारी सरकार बनवाइए तो हम महीने भर के अंदर ही पहला साइन ही इसीलिए होगा कि बिहार में दारू मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो विकास की बात कर रहा है वो दारू की भी बात पहले नंबर पे रख रहा है। देखिए, दारू की बात से मुझे याद आया कि गांधी और अंबेडकर का जिक्र करते हैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल। वैचारिक रास्तों पर चलने की बात अक्सर कहते हैं। एक तरफ ये और एक तरफ आप आते ही एक बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम आएंगे तो हम जो शराबबंदी है उसको खत्म कर देंगे जी, या रोल बैक कर लेंगे ये फैसला। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी उन्होंने कई जगह पर क्रिएट की। एक तरफ आप आदर्श छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप इतना प्रैक्टिकल बयान दे रहे हैं कि वो कई तरह के लोगों में कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शराबबंदी पर फैसला वापस लेने की बात है, उनको लग रहा था कि ये अगर मैं अनाउंसमेंट करूंगा तो इससे उनको काफी जल्द समर्थन मिलेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि इससे और कंफ्यूजन बढ़ गई है बिहार कांग्रेस में। और बैक फायर करेगा क्या? बैक फायर करेगा क्या ये मुद्दा? कर रहा है, वो समझ गया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ। वो उनको अपनी सीमाएं समझनी होगी, उनको इस पर वर्कआउट करना होगा। या तो वो खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं या उन्होंने जो अपने साथ के लोग रखे हैं, जो उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, या फिर उन्होंने उनको ये आइडिया दिया होगा, लेकिन जिससे भी दिया ये आइडिया बैकफायर कर गया है और इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अब वो खुले तौर पर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में जो स्पेकुलेशन होती है, जो नजरिया होता है, वो तमाम अलग अलग तरह का, एक घटना को अलग अलग तरीके से देखने का होता है। अगर नजरिया वो ये कहता है कि ये उन्होंने जो कदम उठाया था, फैसला लिया था या जो ऐलान किया था वो बैकफायर। सर एक सवाल और रहेगा कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति थोड़ा ज्यादा दिलचस्प हो जाती, लोगों की नजर ज्यादा होती, या किस सीट से लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती और गठबंधन दोनों के लिए थोड़ा सा टफ मुकाबला होता है क्या? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर इंडिविजुअल लड़ाई लड़ते हाँ तो बात कुछ और होती। बिल्कुल, एक पार्टी बनाना, एक संगठन बनाना, हाँ, और 243 इतना बड़ा, हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी सीमा, इतनी बड़ी
है ना, इतना बड़ा क्षेत्र, बिल्कुल, आप इसको साधने की बात करते हैं। आपका संगठन अभी नया नया है, हाँ, अभी तो आप शैशव काल में हैं, हाँ, अभी आप धीरे धीरे बड़े होंगे, बिल्कुल, तो बहुत इमेच्योर, बहुत जल्दबाजी मैं इसको कहूंगा उन्होंने दिखाई है। अगर वो बनस्पत इसके कि वो पूरी फौज लेके करते, अगर वो खुद उतरते, हाँ, हाँ, तो आज हो सकता है, हो क्या सकता है, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज प्रशांत किशोर के बारे में हम कुछ अलग तरह की चर्चा कर रहे थे। और यही मैं कह रहा था कि उनको समझना होगा कि अभी जो सामाजिक ताना बना है, राजनीतिक ताना बना है बिहार का, जी जी, वो उसको उसमें सेंध लगा पाना दिल्ली की तरह आसान नहीं है। हाँ, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था, जी जी, दिल्ली की सियासी हवा, सियासी मिजाज अलग है, बिल्कुल, जनता अलग तरीके से दिल्ली की सोचती है, बिल्कुल, दिल्ली की जनता को आप अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जब बात बिहार की आती है तो बिहार में बहुत सारे फैक्टर हैं। 40 महिला उम्मीदवारों की बात उन्होंने हाँ, शायद की थी मेरे जी ख्याल में, जी जी, और ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। हाँ, हाँ, इस वजह से कई महिलाएं पैसे का भी आरोप लगा कि टिकट जो मिल रहे हैं वो पैसे देकर दिए जा रहे हैं। हाँ, पैसे देके दिए, कई लोगों ने पैसे दिए, उनको टिकट हाँ, नहीं मिला, इस तरह हाँ, के आरोप लगे। हाँ, देखिए, जितने बर्तन होंगे उतनी आवाजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें यही सारी बातें इंक्लूड है, शामिल है कि कई लोग थे, अंतर्विरोध थे, एक बयान में कई तलवारें हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार जैसे बड़े सूबे में हाँ, सियासी तौर पर जिसके लिए कहा जाता है कि हाँ, दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होता, तो बिहार उसमें से एक राज्य है, और वहां पर इतनी राजनीतिक जल्दबाजी करना ये कहीं ना कहीं प्रशासन किशोर के लिए एक सेटबैक का काम किया। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए चुनाव दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं, बीजेपी जेडीयू एक साथ में है, इंडिया अलायंस एक साथ में लड़ रहा है चुनाव। क्या प्रशांत किशोर का जो तीसरा विकल्प जन स्वराज के रूप में तैयार हुआ है वो इन लोगों के लिए इस चुनाव में खतरा साबित होगी, या फिर लगता है कि ठीक है ये जैसे और पार्टियां लड़ रही होती हैं वैसे ये भी आएंगे और जाएंगे, वही वाला हाल रहेगा? क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि जिस तरह की बिहार की पॉलिटिक्स है, हाँ, आपको अल्टीमेटली हाँ, हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा, हाँ, रियलिटी में जीना पड़ेगा। हाँ, आप सिर्फ ऑन पेपर काम नहीं कर सकते, बिल्कुल, स्ट्रेटेजिस्ट ने आपने पेपर में तो रणनीतियां बहुत बनाई, हाँ, कई नारे लिखे, कई स्लोगन दिए, जी, है ना, 5 साल केजरीवाल का नारा, हाँ, मोदी है ये मुमकिन है, और तमाम तरह के नारे जी जी, जो है वो आपने गढ़े। तो नारे गढ़ना, स्ट्रेटेजी बनाना एक अलग मसला है, और इस तरह से आप राजनीति करेंगे जिसमें आप मुझे बहुत जल्दबाजी नजर आती है, बिना सोचे समझे आप लोग बयान दे देते हैं। और जिन राजनीतिक दलों की आप बात कर रहे हैं उनको लेकर के मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, बिल्कुल, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जनता का जो सेंटिमेंट था, जन भावनाएं थी, जी, वो आंदोलन से शिफ्ट होकर एक पार्टी के ऊपर केंद्रित हो गई। तो वहां आपको बैठे बिठाए पूरा एक वोटर शिफ्ट मिल गया। अन्ना हजारे का भी कहीं न कहीं उसमें था एक, अन्ना हजारे का सबसे बड़ा फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, मूवमेंट तो अन्ना हजारे के नाम पे ही लड़ा था और चलाया गया। हाँ, तो वहां का, और मैं कहूंगा कि बहुत राजनीतिक चालाकी दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ, उन्होंने वो बैठा बैठाया जो वोटर था या जनभावनाएं थी उसको अपने पाले में कर लिया, और वो भी कम खिलाड़ी नहीं थे, उससे पहले वो भी एक्टिविस्ट रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आए थे, लेकिन हाँ, उसके बाद उन्होंने अपना एनजीओ बनाकर जिस तरह काम किया, परिवर्तन नाम का एनजीओ उनका था, हाँ, हाँ, तो उन्होंने काम किया था, जी, आंदोलन खड़ा किया था, हाँ, आंदोलन से राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अपनी पार्टी खड़ी कर लोगों का समर्थन हासिल किया। लेकिन इस खांचे में अगर आप फिट करना चाहते हैं प्रशांत किशोर को, तो बिल्कुल फिट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखाई मेरे ख्याल में। यात्राएं आपने की, आपने अपने पसीना बहाया, पैसा खर्च किया, लेकिन उसका क्या मतलब जब जनता तक आपकी बात ना पहुंची हो, और आप अपना मोटिव भी क्लियर नहीं कर पा रहे, और अपने साथ जो आपके लोग हैं उनको भी आप लेकर नहीं चल पा रहे। शराब शिक्षा दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती है, जाहिर सी बात यही है। तो बिहार की राजनीति जितना आसान दिख रही थी प्रशांत किशोर को स्टार्टिंग में, उतना आसान अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर ने जैसा फैसला लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हमने विस्तार से बात की। भुवन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी क्या कुछ राय है प्रशांत किशोर को लेकर, उनके चुनाव ना लड़ने को लेकर, इन सब पर हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।